जी आखिर ये हो क्या रहा है दुनिया में। एक तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधी आमने सामने हैं, गृह युद्ध जैसे हालात हैं और ग्रेट ब्रिटेन में अब तक के सबसे बड़े दंगे चल रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। एक तरफ इजराइल से यूक्रेन तक दुनिया युद्ध की जद में है, तो वहीं दूसरी ओर एक साथ कई देशों में अशांति और अस्थिरता के हालात पैदा हो गए। बांग्लादेश और इंग्लैंड से आने वाली तस्वीरें हैरान कर रही हैं। नाइजीरिया जैसे कई अफ्रीकी देशों में सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। जी हाँ, 3 देशों की तस्वीरों से आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इस दुनिया में गृह युद्ध का तूफान छिड़ सकता है। पहली तस्वीर जलते बांग्लादेश की है, जहां आरक्षण को लेकर सरकार ने जो फैसला लिया, पूरे देश में इसके बाद आग लग गई। दूसरी तस्वीर इंग्लैंड की आपके सामने है, जहां प्रवासियों और शरणार्थियों के नाम पर कोहराम मचा हुआ है। और तीसरी तस्वीर नाइजीरिया की, जहां महंगाई को लेकर जनता त्रस्त है, सड़कों पर है। हंगामा और आगजनी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। जी और शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं बांग्लादेश से। ये बड़ी खबर है, बांग्लादेश में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। पूरे देश में कर्फ्यू, सड़क पर टैंक लेकर उतरना पड़ा है सेना को। आप अंदाजा लगा सकते हैं हालात किस कदर मुश्किल हो गए। ये देखिए तस्वीरें जो बांग्लादेश से सामने आ रही हैं, वो चिंताजनक है। गृह युद्ध जैसे हालात हैं। सरकार को 3 दिन की छुट्टी घोषित करनी पड़ी है। पीएम शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती का आदेश दिया है। 24 घंटे में 100 से ज्यादा लोग बांग्लादेश में मारे गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, दुकानों में आगजनी की जा रही है, जगह जगह दंगे हो रहे हैं। गृह युद्ध जैसे हालात हैं और आरक्षण विरोधी और समर्थक आमने सामने। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आरक्षण की आग में जल रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश के कई शहर, बांग्लादेश की राजधानी, हर तरफ से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है, जहां प्रदर्शनकारी छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, हाथों में हथियार लिए हुए तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। और इस दौरान कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, कईयों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई प्रदर्शनकारियों के हाथों में हथियार नजर आ रहे हैं, डंडे नजर आ रहे हैं। कोमिला शहर की ये तस्वीरें हैं बांग्लादेश की। न सिर्फ राजधानी ढाका बल्कि बांग्लादेश के कई शहर इस वक्त जबरदस्त दंगों की जद में हैं। गृह युद्ध जैसे हालात बांग्लादेश के कई शहरों में नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोमिला शहर बांग्लादेश का, किस तरीके से इस वक्त हिंसा की आग में झुलस रहा है, तोड़फोड़ हो रही है। सड़कों पर उतरे छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मार्च को ये लीड करती हुई महिलाएं तस्वीर में आपको नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार ने ऐसे में कर्फ्यू यहाँ पर लागू कर दिया, क्योंकि हालात बद से बदतर होते हुए बांग्लादेश में नजर आ रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में आरक्षण विरोधी आग किस तरह से भड़कती नजर आ रही है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से एक रिक्शा रैली निकाली जा रही है, दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कई दुकानों में आगजनी भी की गई है। 100 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है बांग्लादेश के अंदर, और ये आग और भी ज्यादा भड़कती नजर आ रही है। अब आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश में ये जो हालात बने हैं वो कैसे बिगड़े, इसको भी समझना आपके लिए जरूरी है। तो आपको बता दें, सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण का जो फैसला है, उसको लेकर इस विरोध की आग को देखा गया था भड़कते हुए। आजादी की जंग में दरअसल लड़ने वालों के परिवार वालों को, रिश्तेदारों के लिए ये कोटा किया गया था, जिसको लेकर पूरे विरोध की शुरुआत हुई है। आपको बता दें, ये जो फैसला है इसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। नौकरी में 93% कोटा मेरिट बेस पर रखा।
जी हाँ, और यही सबसे बड़ी वजह है। विरोध से सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना और यही शेख हसीना की सरकार के प्रति नाराजगी की प्रदर्शनकारियों की बड़ी वजह है। शूट एट साइट के ऑर्डर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों की बर्बरता से भी प्रदर्शनकारी बहुत ज्यादा नाराज हैं, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें हालात ही ऐसे हैं कि बल प्रयोग प्रदर्शनकारियों पर करना पड़ रहा है। तो प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद आर पार की जंग जैसे हालात है। अब शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पुरजोर तरीके से बांग्लादेश में उठ रही है, जिसको लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। जी हाँ, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वी के चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। कुलदीप सिंह शेखावत वरिष्ठ पत्रकार यूके से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सलीम रजा वरिष्ठ पत्रकार हैं बांग्लादेश से, लाइव थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चतुर्वेदी साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आपने तो योगदान दिया था 1971 की जंग में भी, और 1971 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार वाले जो आज मौजूद हैं, यानी जिनकी पुश्तों ने इस जंग में अपना योगदान दिया, उनके परिवार वालों को जो 30% रिजर्वेशन की मियाद रखी गई थी, उसी को लेकर यह सारा बवाल बांग्लादेश में मचा हुआ है। इसका अंत कैसे होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लगातार डे 1 से जब से प्रदर्शन शुरू हुआ है, यह बढ़ता ही जा रहा है। समीर, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि 71 में और आज क्या फ़र्क है। बांग्लादेश एक मेरा जो है उसमें संस्कृत उसके बहुत मजबूत है, संगीत मजबूत है, ज्ञान का एक वहाँ पे स्रोत है। ये सब चीज़ें उनकी एक खसूसियत हैं, विशेषताएं हैं जी। और शांतप्रिय लोग थे। ये जो आज युवा हैं, बेसिकली मैं समझता हूँ ये सब एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वैकेंसीज़ कम हैं। लोगों को उस वैकेंसीज़ के लिए सब चाहते हैं कि मेरा नंबर आ जाए, और इसलिए ये सब हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आज अगर देखा जाए तो जो शेख हसीना का पिछले 15 साल का 15 से ज़्यादा साल का जो कार्यकाल रहा है, बहुत ही शांतिप्रिय रहा। बांग्लादेश में प्रगति हुई है, हर क्षेत्र में आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी हुई है, और स्पोर्ट्स में भी वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज जो ये है, इसमें कुछ ऑफ कोर्स लोग हर एक अवसर का फ़ायदा उठाते हैं। आज लोगों ने देखी भावनाएं उभर रही हैं, तो कोई लोग उसमें और भी घी डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे कंट्रोल में हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पूरी तरह से उनके साथ है, और धीरे धीरे समझा बुझा के ही ये काम होगा, बातचीत के जरिए ही होगा। इन बच्चों ने प्रधानमंत्री से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी हल निकलेगा जी। हिंसा से, एक दूसरे को मारने से कभी कोई किसी भी समस्या का हल नहीं हुआ है। बातचीत से ही होगा, और बातचीत ही करनी चाहिए। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि बातचीत से ही इस समस्या का हल निकलेगा, लेकिन सुमित, यहाँ पर बातचीत के टेबल पर आने को कोई राजी नजर नहीं आ रहा है। शुरुआत में कोशिश की गई, शेख हसीना की तरफ से कई तरह के बयान दिए गए, लेकिन अब ये भी देखा गया कि जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे, शेख हसीना की तरफ से ही इन छात्रों को आतंकी तक बता दिया गया, और उसका असर सड़कों पर नजर आ रहा है। किस तरीके से ये दंगे की आग और ज्यादा भड़क उठी है बांग्लादेश। बिल्कुल, आप अगर देखें एक महीने के अंदर ये मूवमेंट किस तरीके से बड़ा होता गया। ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ ये मूवमेंट, लगातार पहले वहाँ की सारी सरकारी यूनिवर्सिटीज में पहुंचा, उसके बाद प्राइवेट इंडस्ट्री में, और उसके बाद धीरे धीरे हर वर्ग में पहुंच गया। यहाँ तक कि आप देखिए कि वहाँ के जो यूनियन है, जो आपके वर्कर यूनियन है, उसके बाद लगातार जो दूसरे फोर्सेज हैं या फिर आप प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उन तक को इन्वॉल्व कर दिया। और अभी हालत ये है कि पूर्व जो वहाँ के पूरे पुराने जनरल्स हैं या फिर आर्मी चीफ्स हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जो बड़े कमांडर्स हैं, वो भी अब इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। हर जगह पर लोगों की मौजूदगी नजर आती है, हर वर्ग से लोगों की मौजूदगी इस पूरे के पूरे आप कह सकते हैं कि इस प्रोटेस्ट में नजर आ रही है। और यही वजह सरकार के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बन गया, क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ कोटा रिजर्वेशन नहीं रह गया या उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं रह गया, अब ये सरकार को बदलने के लिए प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, सरकार के खिलाफ शुरू हुआ प्रोटेस्ट हो गया, और यही इस समय बांग्लादेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। बिल्कुल निनाद सेठ साहब, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि तस्वीरें जो सामने आ रही हैं बांग्लादेश से, वो तो बहुत चिंताजनक है। पूरे देश में कर्फ्यू तामील कर दिया गया है, उसके बावजूद भी उग्र प्रदर्शनकारियों की संख्या घटने का नाम
नाम नहीं ले रही है। क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी आप देखते हैं? क्योंकि 2018 में भी इसे लेकर विवाद हुआ था, उस वक्त भी लोग सड़कों पर उतरे थे, लेकिन 2024 में जो हम अपनी आंखों के सामने घटता देख रहे हैं, ये तो कुछ अलग ही है। बांग्लादेश इस वक्त बहुत सेंसिटिव दौर से गुजर रहा है। जो चीज़ एक वास्तविक असंतोष से शुरू हुई थी, जैसे आपने बताया रिजर्वेशंस, उसको अब हाईजैक किया जा रहा है। देखिए, ये मत भूलिए कि CIA और अमेरिका करीबन जब से पिछले इलेक्शन हुए हैं तब से शेख हसीना के पीछे पड़े हुए हैं। भारत के लिए और बांग्लादेश के लिए 3 खतरे हैं। पहला खतरा ये है कि ये अराजकता हाथ से निकल जाए। इस वक्त बहुत ज़्यादा टच एंड गो सिचुएशन है शेख हसीना के लिए। दूसरा खतरा ये है कि बांग्लादेश आर्मी जो अभी तक चुप है, वो अगर कोई स्टांस लेती है और इन प्रोटेस्ट को ज्वाइन करती है तो शेख हसीना की गद्दी पे खतरा हो सकता है। तीसरा खतरा यह है कि जमात इस्लामी जो एक बहुत रेडिकल इस तरह का इस्लामिक स्टेट तरह का मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश में, वो भी इसके पीछे है। अगर उसका समर्थन मिलता है तो भी इंडिया के लिए खतरा है। हमको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि किसी भी देश को बनाना कोई पिकनिक नहीं होता और बड़े कठिन डिसीजन लेने पड़ते हैं। इस वक्त भारत को हसीना के साथ खड़ा होना पड़ेगा। भारत को हसीना के कठोर कदमों का भी समर्थन करना पड़ेगा। रही बात बातचीत की, मुझे लगता है कि बातचीत तभी हो पाएगी जब ये जो एलिमेंट्स हैं जैसे CIA वगैरह, उन पे कुछ कंट्रोल हो सके। जिन एलिमेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं निराज सर, उसको लेकर बड़ी खबर भी हम बता दें। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस बीच बड़ा बयान दिया है। प्रदर्शनकारी खुद हमले कर रहे हैं, ये बात उनकी ओर से कही गई है, और ये भी कहा गया कि ये छात्र नहीं अपराधी है। तो देखिए, ये छात्र नहीं, ये अपराधी हैं, ये कहा है शेख हसीना ने। बांग्लादेश एक बार फिर जल रहा है। शेख हसीना ने क्या बयान दिया है आपको बताते हैं। ये सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ शेख हसीना कर रही हैं इशारा। अपना रुख नहीं बदलेंगे, सख्ती जारी रहेगी, ये क्लियर किया गया है। ये कोई आम लोगों का विरोध नहीं है, विरोध में अपराधी और आतंकी भी शामिल हैं। जनता से अपील है कि किसी के बहकावे में ना आए, इस आतंकी अराजकता को कुचल दिया जाएगा। ये बड़ा बयान शेख हसीना की तरफ से दिया गया है। चतुर्वेदी जी, जिस तरह के बयानात प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इससे हिंसा और ज्यादा भड़क भी सकती है? बहुत सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है, या फिर इसके उलट भी हो सकता है, कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों के मन में एक तरह का डर पैदा हो और ये हिंसा का दौर थमे, रुके। समीर, किसी भी नेतृत्व को, किसी भी प्रधानमंत्री को ऐसे समय में जो अच्छे लोग हैं उनको और जो अपराधी हैं उनको अलग अलग करना पड़ेगा। और ये बयान उन्हीं को लेकर है, वो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स अपराधी। और इसमें काफ़ी लोग ऐसे अपराधी हैं जो कि भड़का रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत काम करने के लिए उनको और बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि हर तरह की मदद कर रहे हैं ऐसे काम में। तो उनको अलग करना है। उनको अलग करके जो सही लोग हैं उनके साथ प्यार का और सद्भाव का वो नाता रखेंगी, लेकिन जो अपराधी हैं उनके साथ अपराधी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। और एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह ही इस वक्त प्रधानमंत्री को अपने आप को दर्शाना है। नहीं तो थोड़ी भी वीकनेस हुई तो लोग उसका एडवांटेज लेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है। मैं पूरी तरह से उनके बयान से सहमत हूँ, उनके जो जिस तरह से वो हैंडल कर रही हैं उससे भी सहमत हूँ। अपनी बात रखने का तरीके कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही है वो हर किसी को परेशान कर रही हैं। और इस बीच आपको बता दें, यूएन की बांग्लादेश सरकार से अपील। यूएन के ह्यूमन राइट्स चीफ वॉकर टर्क ने कहा, शांति के प्रयास तेज करे सरकार, प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, भयानक हिंसा तुरंत बंद हो, ये अपील भी की गई। तो देखिए, बांग्लादेश में जो हिंसा का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है, उस पर यूएन की भी नजर है। यूएन की तरफ से क्या कहा गया है, यूनाइटेड नेशंस इसे कैसे देख रहा है? हिंसक विरोध की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। यह कहा गया है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सरकार प्रदर्शनकारियों को टारगेट ना करे, यह अपील की है यूएन ने बांग्लादेश की सरकार से। शांति के लिए जरूरी प्रयास किए जाएं, जरूरी कोशिशें की जाएं ताकि बांग्लादेश में जल्द से जल्द शांति बहाल हो।
इसके अलावा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरता ना हो, यह अपील भी यूएन की तरफ से की गई है। हिंसक उपद्रव पर तत्काल इसे रोकना चाहिए, इस बात पर भी जोर दिया गया है। लेकिन निनाद सर, जैसा कि आप कह रहे थे कि इस तरीके के एलिमेंट्स जो खुद वहां पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, उनसे बातचीत की अगर शुरुआत होगी तो कैसे होगी? यहाँ पर यूएन की अपील ठीक है, अपने आप में सही है, लेकिन बातचीत के टेबल पर तो दोनों पक्षों को आना होगा। देखिए, मैं तो यूएन को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। वो तो एक टॉकिंग शॉप है, एक डिबेटिंग सोसाइटी है जिसका 70% बजट अमेरिका देता है। तो यूएन को इतनी तवज्जो देना, खासकर ह्यूमन राइट्स को जो एक टैक्स फ्री जॉब्स हैं, उसमें मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। कैसे बातचीत होगी? बातचीत सख्ती से ही होगी। बातचीत हमेशा होती है जब आप नेगोशिएट करते हैं तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होती है कि आपके पास कितने कार्ड हैं, दूसरे बंदे के पास कितने कार्ड हैं। मुझे लगता है कि पहली बात, सख्ती बढ़ेगी, इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। दूसरा, मुझको लगता है कि देखना ये होगा कि शेख हसीना के जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने कहा बांग्लादेश आर्मी खासकर, उसका रुख क्या रहता है। तीसरा देखना ये होगा कि क्या ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनमें स्टेइंग पावर है कि नहीं। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा स्टेइंग पावर है, अगर सोसाइटी आपके पीछे आ जाती है तो चीज़ें मुश्किल पड़ जाती हैं। अभी ये कहना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा कि कितना स्टेइंग पावर इस प्रोटेस्ट में है। तो अगला 1 हफ्ता जो है, मेरे को लगता है बांग्लादेश के लिए 1971 के बाद सबसे खतरनाक हफ्ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत क्रूशियल समय है बांग्लादेश के लिए, इसमें तो कहीं कोई शक है नहीं। बांग्लादेश पर भारत सरकार की एडवाइजरी भी देखिए आ गई है। बांग्लादेश की गैर जरूरी यात्रा से बचें, बेकाबू हालात देखकर भारतीय छात्र भी लौटे। अब तक 978 भारतीय छात्र बांग्लादेश से वापस लौट चुके हैं। ये बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है और भारत सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी भी इस बाबत जारी की गई है। और सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, एडवाइजरी जारी की गई है, बांग्लादेश की गैर जरूरी यात्रा से बचें, भारतीय छात्र वापस भी लौट रहे हैं। भारत सरकार की किस कदर नजर है बांग्लादेश के हालात को लेकर? बिल्कुल समीर, करीबन टॉकबैक बंद कीजिए। बिल्कुल, देखिए समीर, करीबन 6000 से ज़्यादा, करीबन 6500 से ज़्यादा भारतीय छात्रों को वापस लाया गया और अभी भी भारत सरकार लगातार नज़र बनाए हुए। हालांकि देखिए, भारत सरकार ने साफ तौर पर कहा है क्योंकि वहाँ का इंटरनल मैटर हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पर भारत सरकार की तरफ से मैसेज ज़रूर है कि वहाँ के जो हालात हैं वो ठीक किए जाए, सरकार लगातार सहयोग करे, बातचीत करे और बातचीत से ही इसका हल निकाला जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि लगातार सरकार की तरफ से, बांग्लादेश सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट विंग, बल्कि एक्सटर्नल फोर्सेस भी इसमें शामिल है। और यही वजह है उनके सबसे बड़ा कंसर्न कि देखिए, एक्सटर्नल फोर्सेस लगातार वहां पर डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहती है। अभी करीबन देखा जाए जब से प्रोटेस्ट हुआ है, $2 बिलियन से ज़्यादा उनको नुकसान हो चुका है बांग्लादेश सरकार को। तो निश्चित तौर पर बांग्लादेश सरकार ये कह रही है कि उनके आर्थिक हालातों को और ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से यहाँ पर स्टूडेंट्स को लगातार सपोर्ट किया जा रहा है एक्सटर्नली। इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं सुमित, लेकिन इस बीच बता दें आपको, केवल बांग्लादेश ही नहीं जल रहा है, हिंसा की आग ब्रिटेन में भी देखी जा रही है क्योंकि कई शहरों में जबरदस्त हिंसा और आगजनी यहां पर हुई है। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह दुकानों में लूटपाट की है। अब तक 100 से ज्यादा लोग यहां पर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बता दें आपको, 3 बच्चों की मौत के बाद ये हिंसा शुरू हुई है जो थमने का नाम नहीं ले रही। देख रहे हैं आप, ब्रिटेन की सड़कों पर भी कोहराम बरपा है। अगली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं ब्रिटेन के रॉदरहैम की, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई है। देखिए इन तस्वीरों में कैसे प्रदर्शनकारी पुलिस कर्मियों पर भी हमला कर रहे हैं, जिसके जवाब में पुलिस ने यहां पर किया है लाठीचार्ज। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी भी की है। तो ब्रिटेन में हिंसा की जो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, ये लिवरपूल की है, जहां प्रदर्शनकारियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हिंसक झड़प देखी गई। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पुलिस के खिलाफ पत्थरबाजी की, तो हालात पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पीएम कीयर स्टार्मर ने पुलिस को खुली छूट दी है और कहा है कि हिंसा को काबू करने के लिए जो कुछ भी आपको करना पड़े वो आप करने के लिए आजाद हैं।
और अगली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। दंगों की आग में ब्रिटेन कई दिनों से झुलस रहा है। जगह जगह लूटपाट और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, दंगे की आड़ में दुकानों में तोड़फोड़ और लूट को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। यानी बिगड़े हुए हालात का कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लगातार फायदा उठा रहे हैं। ब्रिटेन में हिंसक प्रदर्शन में अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है और बिगड़े हुए हालात का फायदा उठाकर जगह जगह लूटपाट की जा रही है, आगजनी की जा रही है। यानी अराजक तत्व पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दंगों की आग में ब्रिटेन कई दिनों से झुलस रहा है। जगह जगह लूटपाट और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब इस तस्वीर को आप देखिए, दंगे की आड़ में दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट को अंजाम दिया जा रहा है। ब्रिटेन में हिंसक प्रदर्शन में अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है। वहीं प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने दंगे में शामिल लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी इस हिंसा के लिए जिम्मेदार होगा उसे पछताना पड़ेगा। ये भी साफ कर दिया गया, यानी स्ट्रॉन्ग मैसेज यहां पर देने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटेन जल रहा है। अब तक के सबसे बड़े दंगे हुए हैं ब्रिटेन में। हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए कुछ और डिटेल। 19 शहरों में तनाव बढ़ गया है। 6 दिन से हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 69 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं हिंसा में। इसके अलावा 247 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 13 साल में यह ब्रिटेन में हुआ सबसे बड़ा दंगा माना जा रहा है। हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हैं। कुलदीप सिंह शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार, यूके से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, सबसे बड़ी वजह क्या नजर आती है आपको इन दंगों की? और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें तो साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि जो अराजक तत्व हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हैं। जिसकी जो मर्जी हो रही है वो कर रहा है और पुलिस भी उन्हें रोक पाने में नाकामयाब साबित हो रही है। कैसे बन गए ऐसे हालात? देखिए, ब्रिटेन इस वक्त थोड़े से डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है। ब्रिटेन में जो हालात हैं वो एक दिन में पैदा नहीं हुए। ब्रिटेन की जो सरकार की पॉलिसी है, जो नीति है कि वो इमिग्रेशन के मामले में काफ़ी सिंपल है कि भाई हाँ, कोई भी हमारे देश में आएगा उसको बुला लिया जाए, उसको रखा जाए, उसके साथ नरमी बरती जाए, उसके रहने का बंदोबस्त किया जाए। तो जो यहाँ का लोकल नागरिक है, अब उनको महसूस हो रहा है कि हमारे रिसोर्सेज, हमारी संपदा, हमारी जो देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा रही है। लोगों में ये गुस्सा धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते हालात अब ये हो गए हैं कि जो यहाँ के दक्षिणपंथी या जिनको आप नेशनलिस्ट बोलते हैं वो लोग यहाँ पर खड़े हो गए हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी संपत्ति और हमारे जो राष्ट्र का जो भी कुछ है वो उसके ऊपर दूसरे लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हालात अब इस तरह बढ़ गए, कुछ दंगे हो गए, कुछ लोगों ने मारपीट की। स्टॉकपोर्ट में एक घटना हुई जहाँ पर 3 बच्चों को स्टैप किया गया। वहां से ये घटनाक्रम बढ़ गया और अब हालात ये है कि करीब 5 बड़े शहरों में ये ज्यादा दंगा फैला है जी, जिसमें लिवरपूल एक बड़ा शहर है, मैनचेस्टर के पास बहुत कुछ हुआ है, बोल्टन में बहुत कुछ हुआ है। तो सरकार को चाहिए कि इमिग्रेशन पॉलिसी के ऊपर काम करे कि भाई इमिग्रेशन पॉलिसी हमारी लिमिटेड होनी चाहिए, जो पिछली सरकार कर रही थी जी। लेकिन इस सरकार ने आने के बाद हालात थोड़े से चेंज किए हैं। और उस सिचुएशन में यही होना था कि जो यहाँ के लोग थे जिनको लगा कि भाई हमारी प्रॉपर्टीज, हमारा देश, जो ये राष्ट्रवादी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ब्रिटेन में सिर्फ हम रहें, वो लोग अब पूरे जोर से आगे आ गए और वो अब ये चाहते हैं कि हमारे देश की संपदा पे हमारा हक होना चाहिए। ये विदेशी जो बाहर से आए हैं जिनमें इनका मेन जो फैक्टर लग रहा है वो सिर्फ इस्लामिस्ट लोगों की तरफ लग रहा है। वो इस्लामी फोबिया को मानने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि ये हमारे देश में आके हमारी सभ्यता के साथ, हमारे कल्चर के साथ, हमारे साथ जुड़े। लेकिन जो हालात हैं वो ये है कि वो लोग जुड़ते नहीं हैं। वो लोग शरिया लॉ लाने की कोशिश करते हैं इस देश में। इस देश में शरिया कोर्ट पैदा हो गए हैं। कुलदीप जी, इस मामले में पुलिस का तो बाकायदा स्टेटमेंट आया। जब हालात इस कदर बेकाबू हुए तो जो 17 साल का आरोपी है 3 बच्चियों की हत्या जिसका आपने जिक्र किया, वो पकड़ा भी जाता है, उसकी पूरी डिटेल भी बताई जाती है। वो मुसलमान नहीं था ये तक कहना पड़ता है पुलिस को।
उसके बावजूद भी थियरी यही क्यों चल रही है, ये मैं आपसे जानना चाह रहा था। नहीं मतलब सर, और ये भी मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इस जो ये घटनाक्रम अभी हालिया पेश आया है, इसको एक तरीके से ढाल बनाकर ये प्रदर्शन किया गया है। इसको लेकर उबाल पहले से था लोगों का, जो ये माइग्रेट होकर लोग यहाँ आ रहे हैं, वो गुस्सा है जो अब सड़कों पर फूट रहा है। जी, सच यही है कि काफी समय से ये चल रहा है, और जो ब्रिटेन में बोट्स आती हैं फ्रांस की तरफ से, उनके खिलाफ काफी कुछ पहले भी हुआ है कि भाई बोट्स को रोका जाए, ताकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, अच्छा मेजोरिटी ऑफ इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं वो इस्लामिक देशों से आ रहे हैं, सीरिया से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो उस चीज के खिलाफ यहाँ की जनता अपने आप खड़ी हो गई है। इसमें किसी ग्रुप या किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, जनता खुद अपने आप खड़ी हो गई, और उनका मानना है कि इस्लामिस्ट लोग जो हैं वो इस देश को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, शरिया लॉ यहाँ पर लाना चाहते हैं। इस माहौल में अब ब्रिटेन में ये आग रुकेगी नहीं अनलेस अनटिल सरकार कुछ इस तरह के कदम उठाए कि जिससे कि इन लोगों को ये लगे कि भाई ये सरकार अब इस मामले पर काफी गंभीर है। और कुलदीप जी, अभी सरकार का रुख क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चीजों को हैंडल करता हुआ दिख रहा है? क्योंकि हम तो लगातार देख रहे हैं ये आग बढ़ती ही जा रही है, और भी शहर जो हैं वो इस दंगे के जद में आते दिख रहे हैं। सरकार 3 क्षेत्र में काम कर रही है। सरकार पहले तो एक कह चुकी है, गियर स्टारमर खुद जो हमारे प्रधानमंत्री वो कह चुके हैं कि सभी मॉस्क और सभी धार्मिक स्थानों को सुरक्षा दी जाएगी। तो यानी वो उनकी तरफ, इस्लाम के लोगों की तरफ ये कहना चाहते हैं कि भाई आप इस देश में सुरक्षित हैं, आप यहाँ पर, हमें कोई तकलीफ नहीं है, पहला। दूसरा, सरकार बोट्स को रोक नहीं रही है। बोट्स को नहीं रोक रही है, उससे देश में और लोग आएंगे। इलीगल इमिग्रेंट्स का ये मुद्दा है, असली मुद्दा जो है इलीगल इमिग्रेंट्स का ही है। उनको किसी भारतीय से कोई समस्या नहीं है, किसी हिंदू से कोई समस्या नहीं, किसी सिख से कोई समस्या नहीं है, किसी दूसरी जाति के लोगों से कोई समस्या नहीं है। वो खुला बोल रहे हैं और इसको लीड कर रहे हैं। एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये उबाल जो है वो पहले से था और अब वही सड़कों पर नजर भी आ रहा है। सुमित, कियर स्टार्मर के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। आपने कार्यभार संभाला और उसके बाद ब्रिटेन से ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं दुनिया भर के सामने। देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें कि आपने अभी बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश में भी कब शुरू हुआ, 2018 से, और अगर लंदन की बात करें या फिर ब्रिटेन की बात करें, उसमें भी ये पूरा उबाल, क्योंकि आप कह रही थी लंबे समय से 2018 से भी यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर ये चीज़ें आनी शुरू हो गई थी। इसको लेकर लगातार सवाल खड़े होने, इसको लेकर मूवमेंट शुरू हो गया था। और अभी ये हालात हैं कि 2004 की अगर बात करें, जहाँ पर ये पॉपुलेशन जो थी माइग्रेंट्स की वो करीबन 5 मिलियन थी, वो अब बढ़कर 2018 में 10 मिलियन के करीब हो चुकी है। यही सबसे बड़ा कंसर्न है कि ज्यादातर ये सभी जो बाहर के लोग आ रहे हैं, ये ब्रिटेन के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया है, क्योंकि उनके एजुकेशन सेक्टर के अंदर, उनके हेल्थ सेक्टर के अंदर, उनके प्राइवेट जॉब्स के अंदर लगातार उनका स्पेस जाता जा रहा है, और यही लगातार इसके लिए मास मूवमेंट का बड़ा कारण भी बन गया है। हालांकि सरकार के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा, आप कह सकते हैं, चैलेंज है, लेकिन इसके लिए सरकार को ना सिर्फ अपनी पॉलिसीज, बल्कि आप देखिए कि आसपास की कंट्रीज में भी, चाहे वो पोलैंड हो, जर्मनी हो, उन कंट्रीज के अंदर भी बिल्कुल सही बात है, बहुत। और यहाँ भरोसे की कमी ही सबसे ज्यादा इस वक्त नजर आ रही है, जिसका नतीजा हमें इस वक्त ब्रिटेन की सड़कों पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। बांग्लादेश और इंग्लैंड के बाद तीसरा मुल्क नाइजीरिया है, जिसका अब हम जिक्र करने जा रहे हैं, जहां बढ़ती महंगाई के खिलाफ पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और दंगे शुरू हो गए। अब हम यूरोप से अफ्रीका तक दंगों वाली ग्लोबल फाइल्स खोलने जा रहे हैं। बांग्लादेश, ब्रिटेन से नाइजीरिया तक हिंसा, उपद्रव, आगजनी और तोड़फोड़ के दृश्य दिख रहे हैं। ब्रिटेन में नफरत वाले उत्पाद का ब्लास्ट है, तो बांग्लादेश में विवादास्पद कोटा सिस्टम के खिलाफ आक्रोश की आग है। नाइजीरिया बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध की अग्नि में उबल रहा है। सबसे पहले पड़ोसी देश बांग्लादेश की दंगा फाइल्स खोलते हैं, क्योंकि यहाँ हिंसा उपद्रव वाली लपटें तेजी से फैल रही हैं। ढाका से हिंसा के जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं, दहशत से भरने वाले हैं।
प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने यहां शाहबाग इलाके में पीजी हॉस्पिटल की बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। बिल्डिंग से काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के कई शहरों में सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी मार्च कर रहे हैं। इसमें युवा और महिलाएं भी शामिल हैं। इनके हाथों में लाठी, डंडे और हॉकी स्टिक देखे जा सकते हैं। सरकारी संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शेख हसीना सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और इस्तीफे की मांग उठ रही है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि सड़कों पर आर्मी टैंक्स के साथ पेट्रोलिंग कर रही है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। कई जगहों पर लोगों की भीड़ टैंक के साथ चल रहे सैनिकों से उलझ रही है। को देखिए, कुछ प्रदर्शनकारी सेना के टैंक पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि सेना के जवानों के पास सिवाय तमाशा देखने के और कोई विकल्प नहीं था। लोगों की भीड़ ने टैंक को घेर लिया और जमकर नारे लगाए। अब जरा इस दृश्य को देखिए। प्रदर्शनकारियों ने फुट ओवर ब्रिज पर धावा बोल दिया। यहां लगे बैनर पोस्टर को फाड़कर फेंक दिया। कुछ जगहों पर बाजारों में दुकानों को आग लगा दी गई है। ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। हालात बेकाबू होता देख कुछ जगहों पर सुरक्षा कर्मियों को फायरिंग तक करनी पड़ी है, लेकिन सड़कों पर उतरी भीड़ पीछे नहीं हट रही है, बल्कि सीना तानकर गोली खाने को भी तैयार खड़ी है। ढाका से एक वीडियो ऐसा भी सामने आया है जिसमें हजारों की संख्या में रिक्शा चालक प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना से पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। शनिवार से एक बार फिर पूरे देश में टकराव का दौर शुरू हो गया है। राजधानी ढाका के साथ पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने ढाका की मुख्य सड़कों को घेर लिया है। इसके साथ ही छात्र आंदोलन के नेताओं ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के वार्ता के न्योते को भी ठुकरा दिया है। बांग्लादेश में विवादास्पद कोटा सिस्टम के खिलाफ छात्रों में भारी नाराजगी है। नई आरक्षण प्रणाली के खिलाफ बीते एक महीने से बांग्लादेश में दंगों के हालात हैं। पुलिस और प्रशासन हिंसा को रोकने में असफल साबित हो रहा है। यहां आरक्षण विरोधी हिंसा प्रदर्शन शुरू होने के बाद अब तक 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। शनिवार से टकराव का नया दौर शुरू हुआ है। बांग्लादेश से अब ब्रिटेन चलते हैं। वहां भी जबरदस्त दंगे हो रहे हैं। इंग्लैंड में बार बार हिंसा की चिंगारी भड़क रही है और नई सरकार के सामने चुनौतियां खड़ा कर रही है। जानकारी के अनुसार ब्रिटेन बीते 13 साल में सबसे बड़ा दंगा झेल रहा है। हिंसा की लपटें उस वक्त भड़की जब उत्तर पश्चिम इंग्लैंड में 3 बच्चियों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना से गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए। अलग अलग शहरों में दंगे शुरू हो गए। गाड़ियों वाहनों में तोड़फोड़ की गई, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। दुकानों बाजारों को टारगेट किया गया। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हिंसक झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पुलिस के खिलाफ पत्थरबाजी की तो हालात पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लिवरपूल में एक पुलिस अधिकारी को पहले उसकी मोटरसाइकिल से गिरा दिया गया। इसके बाद लोगों ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट शुरू कर दी।
बेलफास्ट, मैनचेस्टर और नॉटिंगम में भी प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच हाथापाई हुई है। ब्रिटेन में हिंसा की लपटें एक अफवाह के कारण और तेज हो गईं। सोशल मीडिया पर यह भ्रम फैलाया गया कि चाकूबाजी की घटना का आरोपी इस्लाम से जुड़ा है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इससे इनकार किया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसके बाद अप्रवासी विरोधी और मुस्लिम विरोधी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और हिंसा प्रदर्शन शुरू हो गया। बार बार देश में हो रही हिंसा की घटनाएं ब्रिटेन की नई सरकार के लिए चुनौती पेश कर रही हैं, क्योंकि इससे पहले इंग्लैंड के ही लीड्स शहर में हिंसा भड़की थी। यहाँ भी सड़कों पर जमकर उपद्रव और उत्पात हुआ था। दरअसल ब्रिटेन में भड़क रहे दंगों की जड़ में शरणार्थी संकट और बदलती डेमोग्राफी है। ब्रिटेन के कई शहरों में अप्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों और उनके बीच टकराव बढ़ रहा है। बांग्लादेश और ब्रिटेन के साथ दुनिया का एक और देश इस वक्त दंगों की आग में जल रहा है। ये अफ्रीकी देश नाइजीरिया है, जहां बढ़ती महंगाई के खिलाफ जब जनता का धैर्य जवाब दे गया तो उसने गुस्सा शांत करने के लिए प्रदर्शन का रास्ता तैयार कर लिया। नाइजीरिया के कई शहरों में प्रदर्शनकारी जरूरी चीजों के बढ़ते दामों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और टकराव शुरू हो गया। जैसा कि अक्सर दंगों में होता है, जगह जगह तोड़फोड़ शुरू हो गई, दुकानों में लूटपाट हुई और पुलिस कर्मियों पर भी हमले किए गए। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया में जारी दंगों में अब तक 13 की जान जा चुकी है। हिंसा प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने लोगों के वेतन में वृद्धि कर राहत देने की कोशिश की है, लेकिन इससे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। लिहाजा विरोध प्रदर्शन की लपटों का दायरा पूरे देश में फैलता जा रहा है। ब्रिटेन, बांग्लादेश और नाइजीरिया, दुनिया के तीनों देशों को मिलाकर करीब 46 करोड़ की आबादी इस वक्त दंगों का दंश झेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।